लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये देखा था कि हमारे पास बेसिक इंस्ट्रक्शन कौन कौन से होते हैं, जहाँ पे हमने ऐड की बात करी थी। फिर हमने वहाँ पे 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन और 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन के बारे में भी देखा था। आज की क्लास में हम लोग एक कोई भी इंस्ट्रक्शन है वो कैसे एग्जीक्यूट होता है वो जानेंगे। और ये बहुत ही क्रूशियल टॉपिक है, क्योंकि एक बार हमें ये पता चल जाए कि एक इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर कैसे एग्जीक्यूट कर रहा है तो हमें उसकी एक फंक्शनैलिटी जानने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होती है। और ये ये एग्जीक्यूशन जानने के बाद जब हम माइक्रो प्रोग्रामिंग में आएंगे, माइक्रो इंस्ट्रक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, तो हमें समझ में आने लगेगा कि एक माइक्रो इंस्ट्रक्शन मतलब एक इंस्ट्रक्शन में कितने माइक्रो इंस्ट्रक्शंस हो सकते हैं और एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने के लिए हमें कितने छोटे छोटे माइक्रो इंस्ट्रक्शन का यूज़ करना पड़ता है। क्योंकि हमने पहले भी देखा है कि एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें बहुत सारे स्टेप्स या फिर बहुत सारे छोटे छोटे इंस्ट्रक्शंस की हेल्प लेनी पड़ती है, तो वही माइक्रो इंस्ट्रक्शंस का काम होता है। ठीक है, माइक्रो मतलब छोटा ही, माइक्रो मतलब बहुत छोटा। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन एंड स्ट्रेट लाइन सीक्वेंसिंग के ऊपर फोकस करेंगे। अगर टाइम परमिट करता है तो हम सब रूटीन्स पे भी थोड़ी सी बात करेंगे। ठीक है, चलो। तो इन द प्रीसीडिंग डिस्कशन ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट वी यूज द टास्क a+b and which is stored into C. Figure 2.8 shows a possible program segment for this task as it appears. तो पहले हम 2.8 का डायग्राम देख लेते हैं, जो कि ये है। और हमारे पास जो इंस्ट्रक्शंस हैं वह मूव a, r0, मतलब हम a का कंटेंट उठा के r0 में डाल रहे हैं, b को r0 के साथ ऐड कर रहे हैं और फिर r0 के कंटेंट को हम c में डाल दे रहे हैं। तो 3 इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम सेगमेंट है, मतलब कि हमारे पास 3 इंस्ट्रक्शन है और हर एक इंस्ट्रक्शन क्या कर रहा है, 4 बाइट का है। ठीक है, 32 बिट इंस्ट्रक्शन वो है हमारे पास। यहाँ पे लेंथ, इंस्ट्रक्शन की लेंथ है, एक इंस्ट्रक्शन की लेंथ है 32 बिट, और अगर हम उसको बाइट में कन्वर्ट करेंगे तो 4 बाइट का एक इंस्ट्रक्शन आ जाएगा, और मतलब एक इंस्ट्रक्शन 4 बाइट की मेमोरी लेगा। अगर आई पे है तो i+1, i+2, i+3 4 बाइट हो गए। उसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आएगा वो i+4 पे आएगा। ठीक है, क्या बोल रहा है वो देख लेते हैं। 2.8 फिगर हमें ये दिखा रहा था कि क्या पॉसिबल प्रोग्राम सेगमेंट हो सकता है। ज़रूरी नहीं है यही हो, कुछ और भी हो सकता है। ठीक है, सो वी हैव अज्यूम्ड दैट द computer allows one memory operand per instruction and has a number of processor register. We assume that the word length is 32 bit. हमने assume करी है कि word length 32 bit है, इसलिए वो possible डायग्राम हो सकता है। अगर word length कुछ और भी होगी तो कुछ और भी डायग्राम हो सकता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे assume क्या किया है, हमारी word length जो है वो 32 bit है and memory byte addressable है। The three instructions of the program are in successive word location. और हमारे तीनों इंस्ट्रक्शन एक के बाद लोकेशन पे स्टोर्ड है। स्टार्टिंग एट लोकेशन आई, शुरू कहाँ से हो रहे हैं, ith लोकेशन से। सिंस ईच इंस्ट्रक्शन इज 4 बाइट लॉन्ग, हर एक इंस्ट्रक्शन 4 बाइट का है, द सेकेंड एंड थर्ड इंस्ट्रक्शन स्टार्ट एट एड्रेस i+4 एंड i+8। इसलिए जो दूसरा और तीसरा इंस्ट्रक्शन है वो i+4 या फिर i+8 पे स्टार्ट हो रहा है। फॉर सिंप्लिसिटी वी अज्यूम that a full memory address can be directly specified in a single word instruction. अब वो क्या बोल रहा है, अपनी सहूलियत के लिए हमने क्या अज्यूम किया है कि पूरी मेमोरी का एड्रेस हम लोग एक ही बार में सिंगल वर्ड में ही एक ही सिंगल वर्ड इंस्ट्रक्शन में ही हम बता देते हैं। ऑल्दो दिस इज नॉट यूजुअली पॉसिबल फॉर एड्रेस स्पेस साइज एंड वर्ड लेंथ ऑफ करंट प्रोसेसर, लेकिन ज़रूरी नहीं है ये आज के प्रोसेसर के अनुसार कि वो एक मेमोरी एड्रेस में ही सिंगल वर्ड इंस्ट्रक्शन बता सके। ठीक है, ये हमारे पास एड्रेस है i+4, i+8, और हमने पहले ith एड्रेस पे हमने क्या रखा है, मूव a, r0, फिर
ऐड बी कॉमा आर नॉट, फिर मूव आर नॉट कॉमा सी। तो देखते हैं कैसे हमारा एक प्रोग्राम या फिर एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है। लेट अस कंसीडर हाउ दिस प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड। The processor contains a register called the program counter। एक रजिस्टर होता है हम लोगों के पास प्रोग्राम काउंटर। अब प्रोग्राम काउंटर क्या होता है, इसको शॉर्ट फॉर्म में पीसी भी बोलते हैं, विच होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड नेक्स्ट। तो ये नेक्स्ट एड्रेस रखेगा किसका, ये स्टार्टिंग एड्रेस रखेगा किसका, जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है एग्जीक्यूट होने वाला है उसका। तो अगर किसी को एक अलग से लिखना हो व्हाट इज पीसी, तो मेरे को एक सेकेंड दीजिए, मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज पीसी, और आप उसको नोट कर सकते हो। पीसी कंटेन स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। तो पीसी क्या रखता है अपने पास, स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, ठीक है। द प्रोसेसर कंटेन अ रजिस्टर कॉल्ड program counter which holds the address of the instruction to be executed next. To begin executing a program, the address of its first instruction must be placed into PC। तो वो क्या बोल रहा है कि हमें जब भी किसी भी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन बिगिन करना है तो उसके पहले इंस्ट्रक्शन का एड्रेस हमको पीसी की ओर देना पड़ेगा, क्योंकि प्रोग्राम काउंटर ही एक ऐसा रजिस्टर है जिसके पास कोई भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने का एड्रेस होता है। अगर पीसी के पास वो एड्रेस नहीं है तो वो इंस्ट्रक्शन कभी एग्जीक्यूट नहीं होगा। उसने भी यही बात बोली है, टू बिगिन एग्जीक्यूटिंग अ प्रोग्राम द एड्रेस ऑफ इट्स फर्स्ट इंस्ट्रक्शन मस्ट बी प्लेस्ड इनटू द पीसी। देन द प्रोसेसर कंट्रोल सर्किट यूज द इंफॉर्मेशन इन द पीसी टू फेच एंड एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन। प्रोसेसर कंट्रोल सर्किट एक चीज होती है जो क्या करेगा, पीसी में जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी, प्रोसेसर कंट्रोल सर्किट क्या करता है, जो भी पीसी के पास इंस्ट्रक्शंस होते हैं, इंफॉर्मेशन होती है, जो भी एड्रेस होता है, वो उस हिसाब से उस एड्रेस पे जाएगा, वहाँ से फेच करेगा इंस्ट्रक्शन को और उसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा वन एट अ टाइम इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एड्रेसेस, एक बारी कर करके। और जैसे ही एक एड्रेस पे इंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगा वो आगे बढ़ेगा, फिर करेगा, फिर वो ख़त्म करके फिर आगे बढ़ेगा। इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन सीक्वेंसिंग, मतलब कि एक लाइन में हम लोग काम अपना कर रहे हैं। ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ ईच इंस्ट्रक्शन द पीसी इज इंक्रीमेंटेड बाय 4 टू पॉइंट टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। अब 4 से ही क्यों पॉइंट कर रहे हैं, क्योंकि पहले ही हमने बता दिया है 32 बिट का हमारे पास वर्ड लेंथ है। तो जब हम 32 बिट को बाइट में कन्वर्ट करेंगे तो 32 डिवाइड बाई 8 आ जाएगा 4 बाइट। तो एक इंस्ट्रक्शन 4 बाइट की स्पेस लेगा। तो अगर हम उसमें 1 से इंक्रीमेंट करेंगे, 2 से इंक्रीमेंट करेंगे या 3 से इंक्रीमेंट करेंगे तो हम सेम इंस्ट्रक्शन को ही पॉइंट कर रहे होंगे। इसलिए अगर हमें दूसरे इंस्ट्रक्शन पे जाना है तो हमें +4 करना पड़ेगा। इसलिए ही पीसी की वैल्यू को हमें इंक्रीमेंट करना पड़ता है, जिससे कि पीसी दूसरे इंस्ट्रक्शन को पॉइंट करे जो उसके बाद एग्जीक्यूट होना है। Thus, after the move instruction at location i+8 is executed, the PC contains the value of i+12, which is the address of the first instruction of the next program segment. अब क्या होता है कि हमने i+4 को भी कर लिया, i+8 को भी एग्जीक्यूट कर लिया, तो मतलब पूरा प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट हो चुका है। अब हम जब पीसी की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो वो पॉइंट करेगा i+12 को, जो कि नेक्स्ट प्रोग्राम का फर्स्ट इंस्ट्रक्शन होगा। एग्जीक्यूटिंग अ गिवन इंस्ट्रक्शन इन 2 phases procedure. In the first phase called instruction fetch, the instruction is fetched from the memory location whose address is in the PC. The instruction is placed in the instruction register in the processor. तो वो क्या बोल रहा है, जब भी हमको कोई भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना पड़ता है तो हमको
दो फेज से निपटना पड़ता है, मतलब दो फेज में हम लोग किसी भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे। पहला होता है फेच, इंस्ट्रक्शन फेच, और जो सेकंड फेज है वो होगा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन। इसको हम एक अलग तरीके से भी बोलते हैं, फेच साइकिल या फिर एग्जीक्यूट साइकिल, ठीक है। तो अगर आप बहुत सी बुक्स में ऐसे भी पढ़ेंगे कि यहाँ पे हमारे पास इंस्ट्रक्शन साइकिल्स होती हैं, और इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या होता है, द प्रोसेस रिक्वायर्ड फॉर ईच इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन कॉल्ड इंस्ट्रक्शन साइकिल। तो एक वो प्रोसेस जो एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करवाता है उसको क्या बोलता है, इंस्ट्रक्शन साइकिल। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो, इंस्ट्रक्शन साइकिल डिस्क्राइब द एग्जीक्यूशन सीक्वेंस ऑफ द इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन साइकिल कैसे कोई प्रोग्राम या फिर कोई इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है उसको बताती है। अब इंस्ट्रक्शन साइकिल कंटेंट 2 फेजेस हमने देखा। पहला फेज हो गया इंस्ट्रक्शन फेच, दूसरा हो गया इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट। इसको हम दूसरी वे में भी बोलते हैं फेच साइकिल और एग्जीक्यूट साइकिल। फेच साइकिल में क्या होता है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फेच साइकिल इज टू फेच द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी टू सीपीयू एंड देन इंक्रीज द प्रोग्राम काउंटर। सेम चीज हम लोगों ने पढ़ी है, द इंस्ट्रक्शन इज फेच फ्रॉम द मेमोरी लोकेशन हुज एड्रेस इज इन द पीसी। तो जो भी एड्रेस पीसी में होगा उसको हम मेमोरी से फेच करेंगे। दिस इंस्ट्रक्शन इज प्लेस्ड इन द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। ये इंस्ट्रक्शन जो हम लोगों को मेमोरी से मिला है पीसी की मदद से, उसको हम इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में रखते हैं जो कि प्रोसेसर के पास होता है, और हम पीसी की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देते हैं, ठीक है। सिंस हमारे पास 32 बिट का प्रोसेसर है, 4 बाइट से हम लोग उसको इंक्रीज कर देंगे। सेकेंड फेज में क्या होता है, एट द स्टार्ट ऑफ द सेकेंड फेज कॉल्ड इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन, सेकेंड स्टेज में हम लोग इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं। द इंस्ट्रक्शन इन IR, जो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के पास इंस्ट्रक्शन होगा, इज एग्जामिन टू डिटरमाइन विच ऑपरेशन इज टू बी परफॉर्म। हम उसको एग्जामिन करते हैं, उस पर देखते हैं कि क्या ऑपरेशन लग रहा है जिससे कि हम उसको परफॉर्म कर सके। अगर इंस्ट्रक्शन में ऐड है तो हम लोग ऐड परफॉर्म करेंगे, अगर इंस्ट्रक्शन में सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, जो भी है, हम उस इंस्ट्रक्शन को देख के एग्जामिन करके हम बता सकते हैं कि ये ऑपरेशन हमको परफॉर्म करना है। द स्पेसिफाइड ऑपरेशन इज देन परफॉर्म बाय द प्रोसेसर। एक बार हमने उसको एग्जामिन कर लिया, उसके बाद प्रोसेसर उस ऑपरेशन को परफॉर्म कर देगा। दिस ऑफन इन्वॉल्व्स fetching operands from the memory or from processor registers, performing an arithmetic or logic operation, and storing the result in the destination location. तो क्या कह रहा है वो, ये जो जब भी एग्जीक्यूशन वाला फेज होता है इसमें हमें क्या क्या करना पड़ सकता है, हमें ऑपरेंड को फैच करने का काम करना पड़ सकता है। कहाँ से फैच करेंगे हम, या तो मेमोरी से फैच करेंगे या प्रोसेसर के किसी भी एक रजिस्टर में से। उस पर हम लोग फिर अर्थमेटिक या फिर लॉजिकल ऑपरेशन लगाएंगे जो भी इंस्ट्रक्शन में हमें बोला गया होगा, और फिर हम उसका रिजल्ट स्टोर करेंगे डेस्टिनेशन लोकेशन पे। जहाँ पे भी जो भी डेस्टिनेशन लोकेशन हमें दी गई होगी हम उस पर वो रिजल्ट स्टोर कर देंगे। एट सम पॉइंट ड्यूरिंग this two-phase procedure, the content of the PC are advanced to point to the next instruction. तो इस दोनों फेज के बीच में कहीं ना कहीं हम पीसी की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देते हैं, और वो होता है जब आपका फर्स्ट फेज खत्म होता है तभी आपकी पीसी की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाती है। When the execute phase of an instruction is completed, the PC contains the address of the next instruction. जब आपका एग्जीक्यूट फेज कंप्लीट होता है किसी भी एक इंस्ट्रक्शन का, प्रोग्राम की बात नहीं कर रहा, अभी इंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं, क्योंकि प्रोग्राम में बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस हैं, और किसी भी एक इंस्ट्रक्शन का आपका एग्जीक्यूट फेज कंप्लीट होता है तो पीसी के पास दूसरे इंस्ट्रक्शन का जो अगला इंस्ट्रक्शन है एग्जीक्यूट होने वाला, उसका इंफॉर्मेशन आ जाती है, और न्यू इंस्ट्रक्शन फेज
चालू हो जाता है। इन मस्ट प्रोसेसर in most processor, the execute phase itself is divided into a small number of distinct phases corresponding to fetching operands, performing the operation and storing the result. कुछ कुछ प्रोसेसर में क्या होता है कि हमारा एग्जीक्यूट फेज है ये डिवाइड रहता है दो हिस्सों में। एक होता है डीकोड और एक होता है एग्जीक्यूट। तो इंस्ट्रक्शन डीकोड भी होता है और इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट भी होता है, ठीक है। तो एक बार हम लोग इसको ब्रीफली समराइज करते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा कि हम देख रहे थे शुरू में एक इंस्ट्रक्शन कैसे काम करता है और क्या होगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ब्रांचिंग है हमारे पास, ब्रांच इंस्ट्रक्शंस है, कंडीशन कोड्स है, ओके। तो ये सब हमारे इतने काम का नहीं है। हमारा जो काम का है वो अभी हम देख रहे हैं, जो है इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कैसे हो रहा है, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमें देखना है। और इसको मैं बहुत ही सटल वे में आप लोग को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बार अपना पूरा ध्यान इधर फोकस करेंगे फिर से। तो हमने देखा कि हमारे पास जब भी कोई भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना होता है तो उसका एड्रेस हमारे प्रोग्राम काउंटर के पास पहले से अवेलेबल रहेगा। वो प्रोग्राम काउंटर का एड्रेस क्या होता है, मेमोरी में जाता है, हम इंस्ट्रक्शन फेच करते हैं, वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के पास जाता है और हम लोग पीसी की वैल्यू को इंक्रीमेंट करते हैं। ये कहलाता है फेच साइकिल। इसमें हमने कुछ नहीं किया, इसमें हमने सिर्फ और सिर्फ इंस्ट्रक्शन को फेच किया है मेमोरी से। एग्जीक्यूट साइकिल जो कि हो सकता है दो हिस्सों में डिवाइड हो, एक डिकोड स्टेज और एक एग्जीक्यूट स्टेज, ठीक है। अब क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है हमारी एग्जीक्यूट साइकिल का या फेस का, कि हम जो भी इंस्ट्रक्शन फेच किए हैं या फिर जो भी इंस्ट्रक्शन हमने फेच किया है उस पर क्या करना है हमको, ऑपरेशन, उसका ऑपरेशन जो है हमें परफॉर्म करना है। अगर ऐड है तो ऐड करो, मल्टीप्लिकेशन है, जो भी ऑपरेशन दे रखा है उस पर काम करना ही हमारा एग्जीक्यूट साइकिल का एक सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है। लेकिन इसमें हमारे पास बहुत सारे स्टेप्स रहते हैं। क्या स्टेप्स रहते हैं, सबसे पहले तो हम फेच साइकिल की बात करते हैं या फिर इंस्ट्रक्शन फेच की बात करते हैं। सबसे पहले क्या होगा, इंस्ट्रक्शन का एड्रेस कैलकुलेट होगा, जो कि हम एड्रेसिंग मोड्स के द्वारा करते हैं। फिर होता है इंस्ट्रक्शन फेच और फिर पीसी की वैल्यू इंक्रीमेंट। क्योंकि आपके पास पीसी में एड्रेस होगा तो आप उसका एड्रेस कैलकुलेट करोगे। एड्रेसिंग मोड्स के ऊपर डिपेंड करता है कि एड्रेस आपको कैसे कैलकुलेट करना है। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम एड्रेसिंग मोड पे कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम एड्रेस कैलकुलेट करते हैं। अगर पीसी में कोई ऐसा एड्रेस दे रखा है जिसका पे कैलकुलेशन रिक्वायर्ड नहीं है तो हम कोई कैलकुलेशन नहीं करते। और हमें कैसे पता चलेगा कैलकुलेशन करनी है या नहीं करनी, ये भी हम आगे वीडियो में देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले एड्रेस कैलकुलेशन होता है, उसके बाद इंस्ट्रक्शन फेच होगा और उसको इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में डाल दिया जाएगा और पीसी की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दिया जाएगा। अब एग्जीक्यूट साइकिल में 4 से 5 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। डिकोडिंग होती है, जो भी आपके पास इंस्ट्रक्शन आया है उसका एनालिसिस करना कि इसमें कौन कौन से ऑपरेंड्स हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर ऑपरेंड है तो फिर ऑपरेंड का एड्रेस क्या है, क्या वो डायरेक्ट वैल्यूज़ हैं या कोई किसी मेमोरी का एड्रेस है। अगर एड्रेस है तो क्या वो ऐसा एड्रेस है जिस पे कैलकुलेशन करनी है या फिर वो एक एड्रेस ऐसा एड्रेस है जिस पे कैलकुलेशन नहीं करनी है। तो हम लोगों को ये सब डिकोडिंग में पता चल जाता है, जहाँ पे हम एक इंस्ट्रक्शन का एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस करने के बाद हम लोग अगर उसके ऑपरेंड को एड्रेस कैलकुलेशन की ज़रूरत है तो फिर हम उसका एड्रेस भी कैलकुलेट करते हैं। फिर हम उस एड्रेस पे जाते हैं, वहाँ से ऑपरेंड को फेच करते हैं, जो कि आपकी तीसरी स्टेज होती है जिसको हम बोलते हैं ऑपरेंड फेच। हम ऑपरेंड उठा के लाते हैं। फिर डेटा प्रोसेसिंग होती है। डेटा प्रोसेसिंग मतलब हम लोग जो भी ऑपरेंड उठा के लाए हैं
उस पर काम होता है और फिर रिजल्ट को स्टोर करना होता है। अभी बुक में हमने क्या पढ़ा था, सेम चीज़ पढ़ी थी लेकिन बहुत छोटे में, थोड़ा सा मैंने इसको बड़ा किया है। उसने क्या बोला था कि हम लोग क्या करेंगे, फैचिंग ऑपरेंड्स फ्रॉम मेमोरी। अगर आप इधर ध्यान दे तो दिस ऑफन इन्वॉल्व्स, ये वाला 3 लाइन अगर हम पढ़ें, दिस ऑफन इन्वॉल्व्स फैचिंग ऑपरेंड्स ऐसे फ्रॉम द मेमोरी और फ्रॉम प्रोसेसर रजिस्टर परफॉर्मिंग एन अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, फैचिंग दी ऑपरेंड फ्रॉम दी मेमोरी और दी प्रोसेसर रजिस्टर। इसको करने के लिए हमें सबसे पहले डिकोडिंग करनी पड़ती है, एनालिसिस ऑफ इंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, फिर हम उसका एड्रेस कैलकुलेशन करेंगे, तब हम जाके फैच कर सकते हैं। तो उसने डिकोडिंग और ऑपरेंड एड्रेस कैलकुलेशन इसी फेज में बता दिया है ऑपरेंड फैच में। ऑपरेंड फैच के बाद क्या होता है, डेटा प्रोसेसिंग, परफॉर्मिंग एन अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन, डेटा प्रोसेसिंग हो रही एंड स्टोरिंग द रिजल्ट इन द डेस्टिनेशन लोकेशन। तो रिजल्ट स्टोरेज हो रही है, जो कि हमारी आखिरी स्टेज होती है। अब ये तो हमने पढ़ लिया, लेकिन एक्चुअली में काम क्या होता है। तो हमारे जो कंप्यूटर है उसमें बहुत सारे रजिस्टर्स होते हैं, प्रोग्राम काउंटर होता है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर होता है। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर क्या करता है, उसके पास आपके कंप्यूटर की सारी मेमोरी के एड्रेसेस होते हैं। फिर उसके बाद मेमोरी बफर रजिस्टर होता है। मेमोरी बफर रजिस्टर क्या करता है, वो इंस्ट्रक्शन और डेटा को होल्ड करता है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होता है जिसके पास अभी जो इंस्ट्रक्शन हम लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं वो होगा। कैसे होगा, अभी हमने पढ़ा था कि पीसी में जो भी एड्रेस होता है हम वो एड्रेस पे जाते हैं मेमोरी में, वहाँ से एक इंस्ट्रक्शन उठाते हैं और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर को देते हैं। ऐसे उसके पास जो भी इस समय करेंटली हम लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं इंस्ट्रक्शन, वो मौजूद होगा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के पास। उसके बाद आता है एक्यूमुलेटर। हमने एक्यूमुलेटर को पहले भी पढ़ा था कि एक्यूमुलेटर एक वो रजिस्टर है जो अपने पास या तो रिजल्ट स्टोर करके रखेगा या उसके पास पहला ऑपरेंट होगा किसी भी ALU ऑपरेशंस का। वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन में हम लोग ALU का ALU बोलो एक्यूमुलेटर का यूज़ कर रहे थे। फिर आ जाते हैं छोटे छोटे रजिस्टर जिसको बोलते हैं जनरल पर्पस रजिस्टर। ये बहुत सारे होते हैं, ठीक है। अब इन्हीं की मदद से, इस पूरे की मदद से ही हम लोग क्या करते हैं, एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, पीसी के पास स्टार्टिंग एड्रेस होगा। वो क्या करेगा, इस स्टार्टिंग एड्रेस को मेमोरी एड्रेस रजिस्टर को दे देगा। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर क्या करेगा, उसके पास सारे एड्रेसेस होते हैं, तो वो कहेगा अच्छा ये वाला एड्रेस दिया है, तो वो उस एड्रेस पे जाएगा, वहाँ से इंस्ट्रक्शन उठाएगा और जो भी उस एड्रेस पे होगा उसको उठाएगा और IR को दे देगा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर को। सॉरी, नॉट टू इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, पहले वो देगा मेमोरी बफर रजिस्टर को, क्योंकि उसके पास ही सारा डेटा और इंस्ट्रक्शन जाता है। मेमोरी बफर रजिस्टर क्या करता है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर को पास कर देगा। PC has a starting address which is sent to MAR because this register contains all the memory address, and then we move to MBR, memory buffer register. It holds instruction and data. अब क्या करेगा MBR अपने पास इंस्ट्रक्शन और डेटा को होल्ड करके रखता है। और सिंस हमारा जो कंप्यूटर है जो वो मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन एक बार में प्रोसेस करता है, तो जब आप भेजोगे, क्या कहते हैं, इंस्ट्रक्शन भेजोगे, तो आप डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर को नहीं भेज सकते। आपको कंप्यूटर की स्पीड और अपने काम करने की स्पीड को मैच करना पड़ेगा। तो कंप्यूटर स्लो तो हो नहीं सकता, तो वो क्या करता है कि वो एक रजिस्टर में इंस्ट्रक्शन हो या डेटा हो उसको होल्ड करके रखता है,
जिससे कि अभी के वो इंस्ट्रक्शन झट से झट करे और जैसे ही उसका नंबर आए वो उसको कर दे, उसकी स्पीड हैम्पर ना हो, ठीक है। एंड देन द इंस्ट्रक्शन गोज टू IR। MBR के बाद, क्योंकि MBR सिंक्रोनाइजेशन में हेल्प कर रहा है कि अगर हम 1 मिनट में या फिर बोल दो 1 सेकेंड में 15,000 इंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो वो लोग नहीं चाहेंगे कि आपका जो है परफॉर्मेंस डाउन हो। परफॉर्मेंस को हाई रखने का एक और नया तरीका है कि आप MBR में डेटा दें, MBR भेजेगा उसको इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के पास, बिकॉज इंस्ट्रक्शन रजिस्टर इज मैंडेटरी रजिस्टर सिंस इज होल्ड द इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। वो एक बहुत ही बड़ा वो है कि बहुत बड़ा रजिस्टर है, क्योंकि उसके पास इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट पहले से ही रहता है, तभी तो हम लोग आगे डिकोड कर पा रहे हैं और सारे कुछ काम कर पा रहे हैं। अगर रजिस्टर के पास डिकोडिंग पावर ही नहीं होती तो वो कैसे बताएगा कि क्या करना है या क्या नहीं करना है। सो इट इज मैंडेटरी रजिस्टर सिंस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट एंड एड्रेसिंग मोड इज स्पेसिफाइड। तो उसने ये बात बता दी कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रजिस्टर है सिंस इसके पास हमारे एड्रेसिंग मोड्स और इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट पहले से ही है। चलिए, तो आज की क्लास को हम यही रैप अप करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरू करेंगे, सॉरी एक मिनट, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग एड्रेसिंग मोड से स्टार्ट करेंगे। ब्रांचिंग वगैरह इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एज पर द गेट पॉइंट ऑफ व्यू, है इंपॉर्टेंट, इसको हम थोड़ा सा ब्रीफली देखेंगे क्योंकि इसमें हमें हॉल्ट वॉल्ट के बारे में थोड़ा देखना पड़ेगा और इनके बारे में, जो कैरी फ्लैग्स होते हैं इनके बारे में हम बात करेंगे बाद में। लेकिन जो कंडीशनल कोड्स हैं इसको हम लोग फ्लैग्स बोलते हैं। दिस इज अकम्प्लिश बाय रिकॉर्डिंग द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन इन इंडिविजुअल बिट्स ऑफन कॉल्ड एज कंडीशन कोड फ्लैग। तो हम लोग इन सब के बारे में भी आगे बात करेंगे। ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो हम एक साथ एक वीडियो में कवर कर सकते हैं। उसके बाद हम लोगों के पास आता है जनरेटिंग मेमोरी एड्रेसेस, ये भी, हाँ, तो हम लोग कल यहाँ से शुरू करेंगे क्योंकि यहीं पे हमारा एड्रेसिंग मोड्स का जो है काम आता है और हमारे पास 11 से 12 एड्रेसिंग मोड्स होते हैं अगर मैं सही हूँ तो। अगर हम अपने पास देखें तो कितने एड्रेसिंग मोड्स हैं, इमीडिएट, रजिस्टर, एब्सोल्यूट, तो हमारे पास इतने सारे एड्रेसिंग मोड्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 से 11 हैं। एक आध इसमें मिस आउट हो सकता है, हम वो भी देखेंगे कैसे होता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट, ये भी देखेंगे हम लोग कैसे हम लोग इन सब का यूज़ कर रहे हैं। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन एड्रेसिंग मोड ऑन द अदर हैंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सब एड्रेसिंग मोड के ही पार्ट है, इन डायरेक्शन एंड पॉइंटर्स अगर हम देखें तो एड्रेसिंग मोड के ही सब पार्ट आते हैं। ये हम बहुत ही अच्छी तरह कवर अप करेंगे क्योंकि हमें पता है कि कौन सा एड्रेसिंग मोड का क्या काम है। जैसे अगर हम यहाँ देखें, इस टेबल को देखें तो इधर हमें बताया हुआ है कि कौन सा रजिस्टर क्या कर रहा है और मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा रजिस्टर को हम किस लिए यूज़ करते हैं, लाइक कौन सा एड्रेसिंग मोड को किस लिए यूज़ करते हैं, कब पॉइंटर्स के लिए काम आता है, कब डायरेक्ट वैल्यूज़ के लिए काम आता है, कब रिलेटिव एड्रेसिंग के लिए काम आता है, कब ऐसे ओके, ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है।
फिर असेंबली लैंग्वेज में हमारे पास कुछ इतना खास है नहीं करने वाला। ये है असेंबलर डायरेक्टिव्स, ये सब इतने कुछ खास नहीं है। नंबर नोटेशन इज ऑल्सो नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। स्टैक्स के बारे में, सब रूटीन्स के बारे में भी हमको एक वीडियो में कवर करना पड़ेगा। वो छोटे टॉपिक्स हैं तो छोटे टॉपिक्स के साथ ही हम इसको कवर अप कर देंगे, ठीक है। तो एड्रेसिंग मोड एक हमारा टॉपिक बचा है, एक लौता टॉपिक जो कि बड़ा टॉपिक है और हमें जिसको फिनिश करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम एड्रेसिंग मोड को देखेंगे, उसको फिनिश अप करेंगे और फिर नेक्स्ट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक की ओर हम लोग बढ़ेंगे जिसका नाम है द मेमोरी सिस्टम। चैप्टर नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे, द मेमोरी सिस्टम। हम क्यों मेमोरी सिस्टम की तरफ इतनी जल्दी जा रहे हैं, इसके पीछे का एक बहुत बड़ा राज है। बिकॉज मेमोरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बाकी टॉपिक से हटके है। मतलब अगर आपके पास कोई नॉलेज भी नहीं होगी तब भी आपको मेमोरी टेक्निक समझ में आ जाएगी। तो नेक्स्ट क्लास में एएम से बात करते हैं, एड्रेसिंग मोड से, और उसको ख़त्म करते हैं। फिर हम लोग मैपिंग फंक्शंस की तरफ जाएंगे जो बहुत ही ज़्यादा इजी येट डिफ़िकल्ट टॉपिक में से है। तो अगर आपको पसंद आया है मेरा पढ़ाने का तरीका, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों तक भेजें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं यूजुअली बोलता नहीं हूँ लेकिन करेंगे, अच्छा लगेगा, पढ़ाना काम है हमारा। चलिए, थैंक यू।